तो गाइज वेलकम बैक। अब तक की कहानी में हमने देखा कि लूमियन का सफर धीरे धीरे उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां हर कदम सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि किसी चीज को स्वीकार करना भी बन जाता है। चैप्टर्स 36 से 40 में कहानी एक नई फेज में एंटर करती है। यहाँ कोई बड़ा एक्सप्लोजन या इंस्टेंट ट्विस्ट नहीं है, लेकिन टेंशन लगातार बिल्ड होती रहती है। लूमियन अब सिर्फ इवेंट्स का रिएक्शन नहीं दे रहा, वो खुद सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और यही इंटरैक्शन आगे की कहानी की दिशा तय करने वाला है। इन चैप्टर्स में कई चीजें सटल हैं, कुछ बातें साफ शब्दों में नहीं कही जाती, लेकिन उनका असर लंबे समय तक रहने वाला होता है। यहीं से सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी का असली टोन और ज्यादा क्लियर होने लगता है, क्वाइट, हैवी और अनअवॉइडेबल। तो बिना ज्यादा डीले किए चलो शुरू करते हैं सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी पार्ट 6, जहां चैप्टर्स 36 से 40 तक की कहानी अनफोल्ड होती है। लूमियन इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसका अंदाजा सच था तो कोडू और उसके आसपास का इलाका ही वे एकमात्र जगहें थीं जो टाइम रिवर्सल से प्रभावित थीं, अन्य जगहें प्रभावित नहीं थीं। लूमियन के विचार तेजी से दौड़ने लगे। वो सोच रहा था कि क्या इस जगह को छोड़ने से उसे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की अनुमति मिल जाएगी। वो औरोर की ओर मुड़ा और दोषी होने का नाटक किया। खैर, ये टेलीग्राम मेरी करतूत है। तुम? औरोर गुस्सा और मनोरंजन दोनों महसूस कर रही थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो समझ नहीं पा रही थी। वो सोचने लगी कि क्या उसके भाई ने उसके साथ मजाक किया था। ये एक अनुभवी हंटर होने के बावजूद एक बाज द्वारा आंख में चोंच मारने के समान था। लूमियन ने ईमानदारी से समझाया, बात ये है, क्या मैं हमेशा ट्रायर जाकर देखना नहीं चाहता था? इसलिए 2 दिन पहले मैंने टेलीग्राफ ऑफिस में चुपके से नॉवल वीकली को एक टेलीग्राम भेजा। मैंने इसे आपकी शैली में लिखा था ताकि ये पूछा जा सके कि निकटतम ऑथर सैलून कब है। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने गर्मजोशी से एक इन्विटेशन भेज दिया। औरोर ने ज्ञानोदय जैसा भाव दिखाया, मानो रहस्य अंततः सुलझ गया हो। तो ऐसी बात है। अगले ही सेकंड उसने अपने पास रखी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और अपने दांत पीस लिए। तो बच्चा बड़ा हो गया है। लूमियन ने जल्दी से जोड़ा, औरोर, नहीं ग्रैंड सर, मेरे बहानों को सुनो, नहीं मेरी व्याख्या सुनो। वो घबराया नहीं और यहाँ तक कि उसने जानबूझकर मजाक किया। ठीक है, आगे बढ़ो। औरोर ने लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए कहा, मैंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि दूसरे मेरे सर्वोत्तम आचरण के साथ किसी भी सजा को स्वीकार करें। मैं संदिग्ध का बयान सुने बिना किसी को दोषी कैसे ठहरा सकती हूँ? चाहे तुम्हें मरना ही क्यों न पड़े, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम ये जानकर मरो कि क्यों। लूमियन ने जल्दी से कहा, इंटिस में ट्रायर में सबसे अधिक और सर्वोत्तम यूनिवर्सिटीज हैं। मैं जल्द ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाला हूं और मैं ये तय करने के लिए उन्हें देखना चाहता हूं कि किन 3 के लिए आवेदन करना है। औरोर ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे लूमियन को जारी रखने का संकेत मिला। लूमियन ने अपनी बहन की ईमानदारी से प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं ये वैध अनुरोध करूंगा, आप निश्चित रूप से मुझे ट्रायल ले जाएंगी। हालांकि आपको अपना पैसा खर्च करना होगा। यदि नॉवल वीकली एक इनविटेशन भेजता है तो न केवल स्टीम लोकोमोटिव टिकट और होटल के आवास का शुल्क रीइंबर्स किया जाएगा, बल्कि ट्रायल में विभिन्न मनोरंजन खर्चे भी दिए जाएंगे। मैं जानता हूं कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो भी लेखन किया है वो कड़ी मेहनत का काम था, एक एक शब्द करके। मैं पैसे बचाने के तरीके को बर्बाद नहीं होने दूंगा। औरोर के चेहरे का भाव नरम हो गया। कम से कम तुम मेरी परवाह तो करते हो, लेकिन क्या तुमने इस पर विचार किया है कि मैं ऑथर सैलून में शामिल नहीं होना चाहती? मुझे इतने सारे अजनबियों से बातचीत करने से नफरत है। लूमियन मुस्कुराया, औरोर, नहीं ग्रैंड सर, क्या आपने सोचा है कि नॉवल वीकली ने आपको इतने गर्मजोशी से इसलिए आमंत्रित नहीं किया है कि आप सैलून में शामिल हों, बल्कि आपके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए? आप एक प्रसिद्ध बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। सैलून महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो आप हैं। यदि आप ट्रायल जाने के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आप सैलून को अस्वीकार करने का कोई कारण ढूंढ सकती हैं। नॉवल वीकली के लोग खुश होंगे कि आपने निमंत्रण के पहले हिस्से को स्वीकार कर लिया। औरोर ने लूमियन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोगों को पढ़ने में बेहतर होते जा रहे हो। उसने सांस छोड़ी और कहा, ठीक है, मैं कुछ मामलों को संभाल लूंगी और हमारा सामान पैक करूंगी। हम 2 दिन में ट्रायल के लिए निकलेंगे। हमारे जाने से पहले नॉवल वीकली को एक टेलीग्राम भेजें और उन्हें ट्रायल ट्रेन स्टेशन पर मुझे लेने के लिए कहें। ठीक है। लूमियन अपनी खुशी नहीं छिपा सका। हालांकि उसे संदेह था कि उसके और औरोर के लिए बस कोडू से बाहर निकलना और टाइम रिवर्सल के संबंधित स्रोत को खोजना असंभव था, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही थी। वो अपने आप को किसी एक जगह पर फंसा नहीं सकता था।
ऐसे विचार रखते हुए उसने ऑरोर को समझाने की कोशिश की। लूमियन ने ऑरोर को टाइम रिवर्सल के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई क्योंकि वो अपनी संबंधित यादें खो चुकी थी। लूमियन जानता था कि इस बात की संभावना कम थी कि वो ऐसी भ्रामक अटकलों पर विश्वास करेगी जब तक कि लूमियन ऐसी भविष्यवाणियां करता नहीं रहेगा जो अंततः सत्यापित हो जाएं। हालांकि फिर भी उसने ऐसा नाटक किया कि उसे टाइम रिवर्सल के बारे में पता नहीं था। उसने फिलहाल भविष्यवाणियां करने की योजना नहीं बनाई ताकि वो ये देख सके कि क्या वो कोई सुराग ढूंढ सकता है। पढ़ने का बहाना बनाकर लूमियन दूसरी मंजिल पर लौटा और स्टडी में प्रवेश किया। वो बैठ गया और अनौपचारिक रूप से ये पुष्टि करने के लिए एक किताब खोली कि क्या उसने इसे सही तरीके से रखा है। फिर वो अपने ही विचारों में खो गया, इस उम्मीद में कि वो कल रात और आज खोजे गए विभिन्न विवरणों के माध्यम से वर्तमान स्थिति को और बेहतर समझ सके। जैसे ही उसकी निगाहें खाली जगह पर घूमी, लूमियन ने मेज पर लिव्र ब्लू देखी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने अपने विचारों को समेट लिया। उसने अपनी हथेली फैलाकर लिव्र ब्लू ली और उसे तेजी से पलटने लगा। वे पन्ने जिनमें कुछ शब्द गायब थे और जिनमें संबंधित छेद थे, उसकी आंखों के सामने आ गए। वो पत्र, लूमियन चुपचाप बुदबुदाया। उसने नॉवल वीकली से मिले देर से मिले उत्तर को उस मदद के पत्र के साथ जोड़ा जो लीहा, रायन और अन्य को मिला था, और उसके पास एक नया अनुमान था। शायद वो पत्र सचमुच मेरे द्वारा लिखा गया था। मैं ही कातिल हूँ। टाइम रिवर्सल शायद एक से अधिक बार हुआ है। ऑरोर के नॉवल की परिभाषा के अनुसार इसे टाइम लूप कहा जाना चाहिए। पिछले एक साइकिल के दौरान मैंने कुछ खोजपूर्ण कार्यों के माध्यम से एक निश्चित असामान्यता का पता लगाया और ऑरोर को फंसाए बिना एक गुमनाम पत्र भेजकर बाहरी दुनिया से मदद मांगने का निर्णय लिया। जब तक अधिकारियों को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने इससे निपटने के लिए रायन और अन्य को भेजा, तब तक कोडू में एक नई साइकिल शुरू हो चुकी थी। अब ऑरोर की तरह मैंने भी अपनी सभी संबंधित यादें खो दी और अपनी इनिशियल स्थिति में लौट आया। अब ये सवाल उठता है कि इस लिव्र ब्लू से शब्द अभी भी गायब क्यों है? तार्किक रूप से इसे अपनी इनिशियल स्थिति में लौट जाना चाहिए था, जैसा कि उसी प्रकार का भोजन जो मैंने पिछले साइकिल में खाया था। इसकी दो संभावनाएं हैं। पहला, यदि मैं समय के लूप होने से पहले किसी असामान्यता का पता लगाता हूँ और मदद मांगता हूँ, तो संबंधित यादें रीसेट नहीं होनी चाहिए। क्या कोई और कारण हो सकता है जिससे मेरी यादों का एक हिस्सा खो गया हो? ये और भी जटिल होता जा रहा है। दूसरा, मैंने उस विशेष साइकिल के दौरान किसी भी चीज को लूप से प्रभावित होने से बचाने का कोई तरीका ढूंढ लिया था। वो क्या हो सकता है? यदि ऐसा है तो मैं केवल एक कागज का टुकड़ा क्यों नहीं ढूंढ लेता और जो मैंने पाया उसे लिख नहीं लेता? लूमियन को लगा जैसे उसने धुंध की एक परत हटा दी और सामान्य स्थिति का पुनर्निर्माण किया, लेकिन वो और भी अधिक भ्रमित हो गया। वो विश्वास करता था कि वो पहले ही कई टाइम लूप्स का अनुभव कर चुका है। हालांकि पिछले साइकिल्स में एक बार जब वो शुरुआत से शुरू करता था तो उसकी यादें और शारीरिक स्थिति रीसेट हो जाती थी, इसलिए उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला था। इस बार वो अपनी यादों और हंटर बियॉन्डर विशेषता को बनाए रखने में सक्षम इसलिए था क्योंकि वो उस लेडी से मिला था और उसने वॉन्ड कार्ड प्राप्त किया था। वो ड्रीम रूइंस में प्रवेश किया था और उसने अपने अंदर की विशेष विशेषता को सक्रिय किया था। क्योंकि दो प्रतीकों द्वारा लाई गई विशेष विशेषता ने लूमियन को सपने में अपनी बियॉन्डर स्थिति को वास्तविकता में लाने की अनुमति दे दी थी, इसलिए उनके लिए उसकी पूर्ण शारीरिक स्थिति को साइकिल के शुरुआती बिंदु तक बचाना पूरी तरह से संभव था। इसलिए यहाँ तक कि शॉटगन मॉन्स्टर की स्थिति रीसेट होने के बाद भी वो हंटर बियॉन्डर विशेषता को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। लूमियन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और छत की ओर देखते हुए धीरे से सांस छोड़ी। फिर वो आत्म तिरस्कार पूर्ण ढंग से हंसा। मैं अभी अभी एक बियॉन्डर बना हूँ, लेकिन मुझे ऐसी असामान्य चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे विकसित होने का समय भी नहीं मिल रहा है। ओह, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि मदद का अनुरोध मेरे द्वारा किया गया था। ये और भी हो सकती है, और मैडम पुआलिस भी एक संदिग्ध है। बियॉन्डर होने के नाते उन्होंने शायद किसी निश्चित साइकिल के दौरान कुछ गलत महसूस किया होगा और खुद को बचाने की कोशिश की होगी। उनके रहस्यवाद ज्ञान के साथ उनके लिए मेरी तुलना में कुछ अंशों को संरक्षित करने का तरीका ढूंढना आसान है। फिर भी टाइम लूप वास्तव में वर्तमान स्थिति के लिए सबसे अच्छा अनुमान है। जैसे ही उसने विचार किया, लूमियन को पत्र के स्रोत की पुष्टि करने का एक तरीका महसूस हुआ। समाधान सरल था। वो ड्रीम रूइंस में प्रवेश करेगा और घर पर वही लिव्र ब्लू पलटेगा। यदि लिव्र ब्लू में भी शब्द गायब थे तो इसका मतलब था कि लूमियन ने स्वयं मदद का पत्र बनाया था। विशेष सपने का घर मिश्रित खंडरों पर उसके अवचेतन प्रक्षेपण द्वारा बनाया गया था। वो सब कुछ जो वो अवचेतन रूप से जानता था वहां दिखाई देगा। यदि नहीं
तो ये संभवतः औरोर या मैडम पुआलिस द्वारा किया गया था। लूमियन का अवचेतन इस बारे में नहीं जानता होगा और इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लूमियन को अपनी नींद पूरी करने की कोई जल्दी नहीं थी। ये देखते हुए कि समय हो गया है, वो घर से चुपके से निकला और सीधे ओल्ड टैवर्न की ओर चला गया। ओल्ड टैवर्न के कोने में उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। ये वही लेडी थी जिसने उसे वॉन्ड कार्ड और पोशन फॉर्मूला दिया था। उसने एक लंबी नारंगी प्लीटेड ड्रेस पहनी थी जिसमें एक फ्लाउंस कॉलर और एक हल्के रंग का फ्रिली हैट था। लूमियन ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे वो एक डूबते हुए व्यक्ति के समान था जिसने अंततः एक लाइफ बुई पकड़ ली हो। वो जल्दी से पास गया और देखा कि लेडी के सामने मेज पर नाश्ते की चीजें नहीं थी बल्कि टैरो कार्ड्स की 3 गड्डियां थीं। क्या आपको मेरे द्वारा कार्ड निकालने की आवश्यकता है? लूमियन ने टटोला। तुम इसे पहले ही निकाल चुके हो। महिला ने बिना ऊपर देखे टैरो कार्ड्स की 3 गड्डियों को मिला दिया। ल्यूमियन ने अपनी आंखों में आंसू मरते हुए महसूस किए। जैसा कि अपेक्षित था, वो टाइम लूप से प्रभावित नहीं थी। बिना इधर उधर की बात किए ल्यूमियन बैठ गया और सीधे पूछा, मैं और साथ ही पूरा कॉडू विलेज एक टाइम लूप में फंस गए हैं? लेडी ने ऊपर देखा और मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, हाँ, तुम सर्कल इनहैबिटेंट्स में से एक हो। ल्यूमियन ने मन ही मन सर्कल इनहैबिटेंट्स शब्द को दोहराया और भ्रम में पूछा, ये किसे संदर्भित करता है? टाइम लूप में फंसे लोग? लेडी मुस्कुराई और कहा, इसकी 2 व्याख्याएं हैं। पहला उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने एक निश्चित अस्तित्व से प्रार्थना करने के बाद सीक्वेंस 4 के बराबर विशेष शक्ति प्राप्त की है। दूसरा तुम्हारी वर्तमान स्थिति को संदर्भित करता है। आप एक छिपे हुए अस्तित्व से प्रार्थना करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ल्यूमियन सर्कल इनहैबिटेंट्स की पहली व्याख्या से बहुत हैरान था। क्या ऐसा नहीं था कि सभी 22 बियॉन्डर पाथवेज आगे बढ़ने के लिए पोशंस का सेवन करने पर निर्भर थे? लेडी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, सिद्धांत रूप से एटर्नल ब्लेजिंग सन बिना पोशन की आवश्यकता के भी बियॉन्डर पावर्स का उभार प्रदान कर सकता है। हालांकि ये उनके लिए एक बोझ है। इसे केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जितने अधिक लोगों को आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, बोझ उतना ही अधिक होगा। ये उनकी स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। जिन्हें प्रदान किया जाता है उनके लिए भी नुकसान है। वे धीरे धीरे एटर्नल ब्लेजिंग सन के करीब होते जाएंगे, चाहे वो शरीर, मन या आत्मा में हो। इसके अलावा क्योंकि ये एक उच्च सत्ता का उपहार है, इसे वे किसी भी समय वापस ले सकते हैं जब तक कि आपके पास कुछ पाथवेज की अद्वितीय शक्ति ना हो और उपहार के रहते हुए आप गुप्त रूप से एक निश्चित स्तर की चोरी पूरी ना कर लें। लूमियन एक पल के लिए रुका और फिर कहा, तो क्या शरीर, मन और आत्मा बिस्टोर के करीब पहुंच जाते हैं क्योंकि उपहार की शक्ति में एक संबंधित ब्रांड होता है? उसने ये अनुमान ओल्डेस्ट वन और पिछले मालिकों द्वारा छोड़ी गई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से लगाया। हालांकि ये वरदान शुद्ध शक्ति थी और इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, फिर भी इसके पिछले मालिक की सभी विचित्रताओं या क्वर्क से दूषित होने की संभावना थी। उस लेडी ने टैरो कार्ड्स पकड़े और सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी तार्किक क्षमता प्रभावशाली है। तुम्हें और को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तुम्हें पर्याप्त बुनियादी शिक्षा दी है। ल्यूमियन मन ही मन बुदबुदाया, आपकी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेडी ने आगे कहा, भले ही बिस्टोर वरदान प्राप्त करने वाले को प्रभावित नहीं करना चाहता हो, फिर भी दूसरे पक्ष को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उनके करीब आने से रोकना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि दिए गए वरदान की शक्ति में बिस्टोर की इच्छा शामिल नहीं है, तो बिस्टोर के लिए इसे नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होगा और ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसलिए इस पहलू में ऑर्थोडॉक्स गॉड्स के आशीर्वाद मूल रूप से अस्थायी और एक निश्चित सीमा तक सीमित होते हैं, और इविल गॉड्स को इसकी परवाह नहीं है कि बिस्टोर्ड का क्या होता है। ल्यूमियन ने विचारपूर्वक सिर हिलाया और जिज्ञासावश पूछा, बियॉन्डर्स, मेरा मतलब है कि क्या बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग अभी भी उपहार स्वीकार कर सकते हैं? क्या दोनों के बीच टकराव होगा और उनके नियंत्रण खो देने का कारण बनेगा? लेडी मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। कुछ टकराव हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। इसके बारे में सोचो। उपहार की शक्ति तुम्हारे शरीर को बिस्टोअर के शरीर से मेल खाने के लिए बदल देगी, लेकिन तुम्हारा शरीर पहले से ही तुम्हारी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुकूल हो चुका है। इसलिए जब तक तुम्हें एक नया संतुलन नहीं मिलता है, तब तक टकराव बना रहेगा। हालांकि ये टकराव तुम्हारे मन या आत्मा को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए तुम तब तक नियंत्रण नहीं खोगे जब तक तुम पूरी तरह टूटने की कगार पर न हो। एकमात्र समस्या ये है कि तुम्हें अपने शरीर पर तीसरी आंख और चौथा हाथ उगते हुए देखने की आदत डालनी पड़ सकती है। बेशक शर्त यह है कि तुम्हें दी गई शक्ति लंबे समय तक बनी रहे। इसके अनुरूप स्तर भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे शरीर के छोटे मोटे बदलावों को नजरअंदाज किया जा सकता है। ल्यूमियन ने संक्षिप्त तरीके से जानकारी को स्वीकार किया। उसने पूछा, क्या होगा अगर उपहार उसी या किसी पड़ोसी पाथवे से हो? लेडी ने सिर हिलाया। इससे कोई टकराव नहीं होगा। फिर वो हंसी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक बदलाव नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है? ल्यूमियन उलझन में था और स्पष्टीकरण मांगने ही वाला था कि लेडी ने हंसते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे लगा था कि तुम सर्कल इनहैबिटेंट्स के बारे में जानकर टाइम लूप में अधिक रुचि रखोगे। ये आश्चर्यजनक है कि तुम इस ज्ञान पर ध्यान दे रहे हो जो भविष्य में तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। ये तुम्हारे जैसा नहीं है। ल्यूमियन ने एक आत्म तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप हमें टाइम लूप तोड़ने में मदद कर सकती है? उसने कहा।
फिर मुझे याद आया कि आपने पहले क्या कहा था। आपने दावा किया था कि संबंधित समस्या को सुलझाने की कीमत कॉडू का पूर्ण विनाश होगी, हर कोई मर जाएगा। अगर मैं बेहतर परिणाम हासिल करना चाहता हूँ तो मैं केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता हूँ। मुझे उस समय ये समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मैं कारण का अंदाजा लगा सकता हूँ। यदि आप चक्र को तोड़ना चाहते हैं और आप सर्कल इनहैबिटेंट नहीं है तो एकमात्र तरीका सब कुछ नष्ट करना है ना? लेडी ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है। ल्यूमिन उलझन में था और उसने पूछा, तो आपने इसे पहले स्पष्ट क्यों नहीं किया? ये ऐसी चीज नहीं है जो विनाश की ओर ले जाए। या क्या इस लेडी को आधी अधूरी बातें करने की आदत थी? लेडी तुरंत हंस पड़ी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि पूरा गाँव एक टाइम लूप में फंसा हुआ है? ल्यूमिन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और उत्तर दिया, शायद नहीं। ऐसी बेतुकी कहानी पर बिना प्रत्यक्ष अनुभव के विश्वास करना कठिन था। लेडी मुस्कुराई और बोली, इसीलिए मैंने इसे स्पष्ट नहीं किया। मैं तुम्हें इसे समझाने में बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सर्वर। ल्यूमियन एक पल के लिए चुप रहा और फिर अवसर पाते ही पूछा, क्या आप जानती हैं कि इस चक्र को तोड़ने की कुंजी क्या है? मुझे अपने प्रयासों को किस दिशा में केंद्रित करना चाहिए? लेडी ने अपना सिर हिलाया। यहाँ कुछ मामलों पर डिविनेशन बहुत खतरनाक है। हाँ? ल्यूमियन उलझन में था। वो महिला केवल इतना ही जोड़ सकी। यदि मुझे कुंजी पता होती तो मैं तुम्हें बता देती, लेडी ने कहा। मैं जितनी जल्दी इसे हल कर लूंगी उतनी ही जल्दी मैं अपनी इस यात्रा को समाप्त कर सकूंगी। उसने आह भरी। मुझे काम से मुक्त छुट्टियां कब मिलेंगी? काम? ल्यूमियन उस महिस्मयी महिला से कोई प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सका, इसलिए उसने टटोला, यदि पाद्रे को नहीं मारा गया तो क्या समय का दोहराव बंद हो जाएगा? नहीं। ल्यूमियन ने सटीक उत्तर दिया। लूप में कई ट्रिगर पॉइंट्स है, जिसमें समय का 12th नाइट तक पहुंचना भी शामिल है। बाकी तुम खुद पता लगा सकते हो। 12th नाइट जांच करने के लिए अभी भी काफी समय है। ल्यूमियन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चूंकि मैंने अपने शरीर में विशिष्टता को सक्रिय किया है, इसलिए मैं हर बार लूप होने पर अपनी यादें और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए रख सकता हूँ, है ना? उस महिला को सिर हिलाते देख उसने आगे पूछा, तो इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ और जांच जारी रखता हूँ तो मैं देर सवेरे सब कुछ खत्म करने की कुंजी ढूंढ ही लूंगा। ये औरोर द्वारा उल्लेखित एग्जॉस्टिव मेथड का प्रयोग था। सैद्धांतिक रूप से ये सही है। उसकी भावुक आंखें, जिन्हें ल्यूमियन समझ नहीं पा रहा था, फिर से दिखाई दी। मगर तुम्हें ये महसूस करना होगा कि केवल कॉडू और उसके आसपास का इलाका ही टाइम लूप में है। बाहरी दुनिया में समय सामान्य रूप से बीत रहा है और तारीख कॉडू की तुलना में पूरी तरह अलग है। तीनों इन्वेस्टिगेटर्स अपनी स्थिति और गांव का वर्णन करने के लिए टेलीग्राम्स भेजेंगे और अधिकारी जैसे ही तारीख का उल्लेख करेंगे उन्हें यहाँ की असामान्यता का एहसास हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो कॉडू में टाइम लूप को हल करने के लिए क्या करेंगे? ल्यूमियन ने उत्तर देने से पहले एक पल के लिए मौन रहा। वे इसे सीधे नष्ट कर देंगे, बिल्कुल आपके वैकल्पिक ऑप्शन की तरह। लेडी ने मिश्रित भावनाओं के साथ सिर हिलाया। ये असामान्यता को फैलने और दूसरों को प्रभावित करने से प्रभावी ढंग से रोक सकता है। यदि तुम्हें भविष्य में सोनिया सी जाने का मौका मिले तो तुम बैंसी बागर के बारे में पूछ सकते हो। इसे किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण चर्च ऑफ स्टॉर्म्स द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कोई भी नहीं बच सका। ल्यूमियन ने स्वयं के लूप के मुख्य बिंदु को खोजने का एक नया संकल्प महसूस किया। उसने अपना मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो जानता था कि उसके पास केवल 3 या 4 और चक्र हैं और वो हर बार इसे 12th नाइट तक नहीं ले जा सकता था। लेडी खड़ी हुई और शांति से बोली, कम से कम तुम्हारे पास अभी एक मौका है। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। ओल्ड टैवन छोड़ने के बाद ल्यूमियन सड़क पर खड़ा हो गया और अपने आसपास के कुछ पैदल चलने वालों और घरों को देखने लगा। कॉडू विलेज में सतह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। ग्रामीणों की भावनाएं हर जगह के लोगों जैसी ही थीं, खुशी और गुस्सा, इच्छा और लालसा। हालांकि शांत और शोर भरे मुखौटे के नीचे ये गांव एक अकल्पनीय भयावहता को छिपाए हुए था। यहाँ हर कोई एक लूप में गिर गया था और एक ही कुछ दिनों को बार बार जी रहा था। पादरे गुयोम बेनेट, शेपर्ड पियर बेरी, पोन्स बेनेट और एवा लिजियर जैसे कुछ लोगों के अलावा ल्यूमियन अस्थायी रूप से ये निर्धारित करने में असमर्थ था कि कौन निर्दोष था। यहाँ तक कि उसे 100% यकीन नहीं था कि रायमंड ग्रेग, जो आमतौर पर काफी मंदबुद्धि और सादा था, वो ठीक था। पादरे की महाशक्ति ने शायद लेंट के अंत में लड़कों के अजीब व्यवहार को प्रभावित किया होगा, बजाय इसके कि उन्हें पहले से ही कोई समस्या थी। एक पल के लिए ल्यूमियन को लगा कि कॉडी एक आदिम जंगल की तरह है जो अनदेखे खतरों से भरा है। वो नहीं बता सकता था कि कौन शिकार है और कौन हंटर। ऐसे माहौल में जीवित रहने के लिए सावधानी और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण थे। योग्यता, साहस, बुद्धिमत्ता और अनुभव को पीछे हटना पड़ा। ये कुछ हद तक उसके आवारागर्दी के दिनों के समान था, फिर भी स्पष्ट रूप से अलग था। जैसे ही ये विचार सामने आए, उसे हंटर पोषण के पचने के लक्षण महसूस हुए। ये एक्टिंग मेथड का पहला कदम है। ये बहुत तेज है। मुझे लगा था कि इसे शुरू होने में 1 या 2 महीने लगेंगे। वो हंटर पोषण को पचाने की संभावना से उत्साहित हो गया।
क्या मैं 1 या 2 साइकिल्स में हंटर पोशन को पचा सकता हूँ? ड्रीम रूइन के शिकार की मदद से वो जल्दी ही सीक्वेंस 8 प्रोवोकर बन सकता है और टाइम लूप की समस्या को हल करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हुए लूमियन विचार करने लगा। जल्दी वो गांव के चौक यानी विलेज स्क्वायर पर पहुंच गया। उसकी वर्तमान योजना पादरी के साथ बातचीत करने की थी ताकि असामान्यताओं के लिए उसका परीक्षण किया जा सके और कोई सुराग प्राप्त किया जा सके। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कैथीड्रल की ओर एक आकृति आती हुई दिखाई दी। आकृति ने हुडेड गहरे भूरे रंग का लंबा कोट पहना हुआ था, उसकी कमर पर रस्सी बंधी थी और उसने एकदम नए नरम चमड़े के जूते पहने थे। ये शेपर्ड पियर बेरी था। ये वही है। लूमियन जल्दी से पियर के पास गया और जानबूझकर पूछा, पियर तुम वापस क्यों आए हो? पियर के काले घुंघराले बाल चिपचिपे थे और उसने लंबे समय से शेव नहीं की थी। उसने खुशी से उत्तर दिया, क्या लेंट आने वाला है? नहीं, मैंने सालों से इसे नहीं मनाया है। मैं इस साल इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकता। उसकी नीली आंखों में एक कोमल मुस्कान थी और वो उस गडरिये से पूरी तरह अलग लग रहा था जिसने पहले लूमियन को सदमे में डाल दिया था। ये एक अलग जगह पर एक अलग प्रश्नकर्ता के साथ उत्तर पिछले चक्र से कुछ अलग होगा। हालांकि सार नहीं बदलता, कुछ शब्द अलग होंगे। लूमियन ने ध्यान से सुना और पियर के नए जूतों की ओर देखकर पूछा, क्या तुम अमीर हो गए हो? वास्तव में नहीं, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मेरा वर्तमान बॉस बुरा नहीं है। उसने मुझे काफी चीजें दी हैं। आज की रात की ड्रिंक मेरी तरफ से है। पियर की खुशी जाहिर थी। ठीक है, लूमियन ने सहमति जताई और कैथीड्रल की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम प्रार्थना करने जा रहे हो? पियर ने आह भरी और कहा, हाँ, मुझे कैथीड्रल में भगवान से प्रार्थना किए हुए बहुत समय हो गया है। हालांकि वाक्य महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, लेकिन लूमियन ने जितना सुना उसे उतना महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गडरिये मानव बस्तियों से पूरी तरह से अलग नहीं थे। मैदानों और चरागाहों के आसपास कई गांव बिखरे हुए थे। ऊंचे पहाड़ के मैदान बंजर हो सकते हैं, लेकिन गडरिये समय समय पर रसद की पूर्ति के लिए पहाड़ से नीचे उतरते थे। उसे एक कैथीड्रल कैसे नहीं मिला? वास्तव में यदि पियर बेरी ने फेनेपोर्टर ला लेनबर्ग की यात्रा की होती तो कैथीड्रल ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन को खोजना निष्फल प्रयास होता। हालांकि लूमियन इस भावना को नहीं छोड़ सकता था कि पियर बेरी द्वारा बोले गए हर शब्द में कुछ गड़बड़ थी। इसके बजाय पियर बेरी ने पूछा, क्या तुम भी कैथीड्रल जा रहे हो? नहीं, लूमियन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे लगा था कि चौक पर लोग बातें कर रहे होंगे, लेकिन वो खाली था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। मैं घर जा रहा हूँ। पियर बेरी ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, आज रात मिलते हैं। गडरिये को कैथीड्रल की ओर जाते देखने के बाद लूमियन वापस गांव की ओर चल पड़ा। उसने पादरी के साथ बातचीत न करने का निश्चय किया। उसका अगला गंतव्य था शेपर्ड पियर बेरी का घर। बेरी फैमिली के 1 दर्जन से अधिक सदस्य एक खस्ता हाल 2 मंजिला घर में ठुसे हुए थे। लूमियन खुले दरवाजे से बेपरवाह लग रहा था और सावधानी से उसके बगल से होते हुए पीछे की ओर लकड़ी की बाड़ से घिरे खाली इलाके की ओर चला गया। उस खाली जगह की छज्जों के पास घास के ढेर और लकड़ियां बिखरी हुई थी और 3 गंदी सफेद शीप जो मिट्टी से सनी हुई थी वहां घूम रही थी। लूमियन को याद आया कि औरोर ने जिक्र किया था कि वे शीप जिन्हें लेकर पियर जल्दी में वापस आया था कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन वो ठीक ये नहीं बता पाई थी कि उनमें असामान्य क्या था। इसीलिए लूमियन ने गडरिये की अनुपस्थिति का फायदा उठाया जब वो कैथीड्रल में प्रार्थना कर रहा था, ताकि वो उन शीप का निरीक्षण कर सके। हालांकि उसने खुद कभी भेड़ें नहीं चराई थी, लेकिन वो कॉडू के हाईलैंड पैस्टर्स के पास रहा था, इसलिए उसने कम से कम 70 से 80 भेड़ों का सामना किया था। वो किसी भी तरह से उनसे अपरिचित नहीं था। कुछ समय तक ध्यान से देखने के बाद लूमियन अपने सामने मौजूद 3 शीप और उनकी प्रजाति की अन्य भेड़ों के बीच कोई अंतर नहीं पहचान सका। वो केवल अपनी सांसों के नीचे बुदबुदा सका। नग्न आंखों से कोई समस्या नहीं दिख रही है। क्या मुझे किसी सुपर पावर की जरूरत है? दुख की बात है कि हंटर्स के पास ऐसी क्षमताएं नहीं थी। लूमियन पहले से ही अपनी बढ़ी हुई विजन, सेंस ऑफ स्मेल और विभिन्न सुरागों की समझ का उपयोग कर चुका था, लेकिन वो फिर भी किसी समस्या की पहचान नहीं कर सका। उसे एकमात्र विषमता ये दिखी कि शीप की लीड हर जगह बिखरे होने के बजाय एक कोने में जमा थी। बेशक इस बात की उच्च संभावना थी कि बेरी फैमिली खाद को अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए उस क्षेत्र की नियमित सफाई करता हो। अवलोकन के कई और सेकंड के बाद लूमियन धीरे से बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि सिर्फ देखना और सूंघना काफी नहीं है। क्या मुझे खुद हाथ आजमाने की जरूरत है? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बाड़ पर अपना हाथ रखा और उसे फांद कर अंदर चला गया, जैसे कि वो अपने घर पर ही हो। तीनों शीप ने एक साथ लूमियन की ओर देखने के लिए अपने सिर घुमाए, जिसने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। आओ, चेकअप का समय हो गया है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका मालिक उसकी हरकतों को देख लेगा, क्योंकि उसने 1 से अधिक बार ऐसी चीजें की थी। गांव के हर परिवार को पता था कि इस लड़के को अलग अलग तरीकों से शरारत करना पसंद है। भेड़ों को प्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल करना उसकी हरकतों का ही हिस्सा था। लूमियन के अपने शब्दों में, जब आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही खराब हो तो बदनाम होने के कुछ फायदे भी होते हैं। प्रैंकस्टर किंग के टाइटल के साथ कॉडू विलेज में वो जो कुछ भी करता उससे बहुत अधिक संदेह पैदा नहीं होता, यहाँ तक कि जो स्पष्ट रूप से असामान्य थे, अगर वे उसे रंगे हाथ
हाथों भी पकड़ लेते तो वे ये पुष्टि नहीं कर पाते कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। बेशक ऐसी परिस्थितियों में पाद्रे गुयल्मो और शिपर्ड पियर एहतियाती उपाय के रूप में उसे चुप कराने की कोशिश कर सकते थे, इसलिए जरूरत पड़ने पर उसे सावधानी बरतने की जरूरत थी। बा बा बा। मानो लूमियन के बुरे इरादों को भांपते हुए तीनों शीप घास के ढेर के पीछे छिप गईं। उनकी आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे एक हंटर से कैसे बच सकती थीं? लूमियन ने एक शीप को पकड़ा और उसके दांतों की जबरन जांच करते हुए उसके किनारे पर थपकी दी। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, वो धीरे से बोला। भेड़ को अपनी ओर देखते देख उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ जोड़ा, तुम बेहतरीन स्वास्थ्य में हो, तुम शायद मटर के साथ एक स्वादिष्ट मटन स्टू बन जाओगी। उसने जानबूझकर उन 3 शीप की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया। जब लक्ष्य के शरीर के साथ कोई समस्या नहीं थी तो वो केवल इसी कोण से शुरुआत कर सकता था। भेड़ की आंखें क्षण भर के लिए सुन्न हो गईं। लूमियन हंसा, काफी होशियार हो, क्या तुम समझती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? भेड़ की आंखें सामान्य हो गई और उसने अपना सिर घुमाया और घास खाना शुरू कर दिया। मुझे नजरअंदाज कर रही हो? लूमियन ने अपनी ठुड्डी सहलाई। मैं तुम्हें बाद में पियर बेरी से खरीद लूंगा और आज रात के खाने में तुम्हें ही खाऊंगा। भेड़ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने घास का एक टुकड़ा काटा और उसे बाहर खींच लिया। घास का ढेर अचानक गिर गया और लूमियन की तेज हंटर आंखों ने किसी चीज की झलक पकड़ी। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो पास जाकर बारीकी से निरीक्षण करने के लिए नीचे झुक गया। ये काले बालों का एक बिच्छा था जिसमें कुछ कटे हुए नाखून थे। ये घर के बाहर क्यों होगा? लूमियन ने आश्चर्य से बुदबुदाया। कॉडू के निवासी होने के नाते वो डेरिएज के दफन रीति रिवाजों से भली भांति परिचित था। जब घर पर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनके राशिफल और सौभाग्य को बनाए रखने के लिए उनके बाल और नाखून काटकर घर के अंदर कहीं छिपाने पड़ते थे। बाहर घास के ढेर में ऐसी चीज कैसे दिखाई दे सकती थी? लूमियन ने बालों और नाखूनों का गुच्छा उठाया, उसका वजन किया और उसका परीक्षण किया। ये काफी ताजा लग रहा है, जैसे कि इसे हाल ही में काटा गया हो। उसने जल्दी से एक निर्णय लिया। हालांकि हाल ही में कॉडू विलेज में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लूमियन केवल यही संदेह कर सकता था कि ये अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के समान टोना टोटका था। उसने बाद में अपनी बहन से इस बारे में परामर्श लेने की योजना बनाई। संदेह पैदा करने से बचने के लिए उसने नाखूनों और काले बालों को फिर से घास के ढेर में ठूस दिया और बिखरे दृश्य को पहले जैसा कर दिया। उस कार्य को पूरा करने के बाद वो लकड़ी की बाड़ की ओर चला गया। जैसे ही लूमियन कुछ कदम आगे बढ़ा, वो पीछे मुड़कर उन 3 शीप को देखने लगा। एक उम्मीद भरे रवैये के साथ वो खुद से बुदबुदाया, पियर बेरी अजीब लग रहा है। वो मई से पहले ही गांव वापस आ गया है। क्या उसने बाहर कोई अपराध किया है? इंटीज के एक अच्छे नागरिक और भगवान के एक धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में क्या मुझे डेरिएज जाकर पूछताछ करनी चाहिए? तीनों शीप बस उसे घूरती रहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कोई बदलाव नहीं आया। लूमियन ने मन ही मन आह भरी, निराश महसूस की। ये शीप विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं है, उसने सोचा। फिर उसने अपने हाथ उठाए, अंगूठा ऊपर की ओर, तर्जनी उंगलियां नीचे की ओर, तिरस्कार का इशारा किया। जब मैं खराब मूड में हूँ तो भेड़ों का मजाक उड़ाने में क्या बुराई है? अचानक जिस भेड़ का लूमियन ने परीक्षण किया था वो कुछ कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने अपना खुर उठाया और मिट्टी पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। लूमियन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, लेकिन जल्द ही भेड़ के पास ये देखने के लिए पहुंचा कि वो क्या बना रही है। भेड़ जमीन पर अक्षर लिख रही थी। लूमियन को वे परिचित लगे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सका। उसने थ्योरियां चढ़ाई और अनुमान लगाया, ये भाषा इंटीज भाषा के समान मूल की होनी चाहिए, लेकिन मैं केवल इंटीज और कुछ प्राचीन फेसैक भाषाएं जानता हूँ। उस समय लूमियन को औरोर के शब्दों का महत्व एहसास हुआ। ज्ञान ही शक्ति है। भेड़ ने लिखना पूरा किया और एक कदम पीछे हट गई और लूमियन की ओर ईमानदारी भरी नजरों से देखने लगी। अन्य 2 भेड़ों में भी इसी तरह का भावनात्मक परिवर्तन आया और वे धीरे से मिमियाईं। लूमियन ने जमीन पर लिखे शब्द को देखा और गहरे विचार में डूब गया, सोचते हुए कि इसका मतलब क्या है और उसे कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। बस 1-2 सेकंड में उसे एक विचार आया और उसने तीनों भेड़ों की ओर गंभीरता से सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना पैर फैलाया और मिट्टी पर लिखे शब्द को मिटा दिया। भले ही वो समझ न पाया हो, लेकिन वो इसे समझने का दिखावा तो कर ही सकता था। वो फिलहाल भेड़ों को चकमा दे देगा और बाद में अपनी बहन से मार्गदर्शन मांगेगा। भेड़ों के बाड़े को छोड़ने के बाद लूमियन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, सीधे घर चला गया और उसने औरोर को स्टडी में एक रिक्लाइनर पर पढ़ते हुए पाया। ग्रांडे सिजर, एक बात है, उसने बेसब्री से पुकारा। औरोर ने तुरंत अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। मुझे ग्रांडे सिजर पुकार रहे हो? इस बार तुम किस मुसीबत में फंस गए हो? लूमियन ने एक गहरी सांस ली और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। याद है जब आपने कहा था कि शेपर्ड पियर बेरी की 3 शीप में कुछ गड़बड़ है? खैर, जब वो कैथेड्रल में प्रार्थना कर रहा था तब मैं उसके घर के पीछे देखने गया था और अंदाजा लगाइए मुझे क्या मिला। औरोर के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। अगर तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो तुम्हें मुझे पहले से बताना होगा। अब ये खतरनाक है और कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। लूमियन अपनी बहन की चिंता से प्रभावित हुआ, लेकिन शिकायत की, अगर मैंने आपको पहले बताया होता तो शायद आप मुझे जाने नहीं देती। मैं अगली बार इसे ध्यान में रखूंगा, उसने ईमानदारी से वादा किया। उसने दर्जनों बार ऐसे ही शब्द कहे थे। औरोर ने स्थिति की तात्कालिकता को समझा और सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि लूमियन उसे बता सकता है कि उसने क्या खोजा है। लूमियन ने भेड़ों के बाड़े में अपने अनुभव को जल्दी से सुनाया।
और जितना अधिक सुनती गई वो उतनी ही गंभीर होती गई। उस शब्द को लिखो, उसने रिक्लाइनर से उठते हुए कहा और लूमियन को देने के लिए एक पेन और कागज ढूंढा। लूमियन ने उस शब्द को याद कर लिया था, इसलिए उसने जल्दी से उसे कागज पर लिख दिया। और ने एक त्वरित नजर डाली और गंभीरता से कहा, ये एक बड़ी समस्या है। मुझे पता है, लूमियन ने मन ही मन जवाब दिया। इसके अलावा उसका मानना था कि समस्या उसकी बहन की कल्पना से भी बड़ी थी। क्या समस्या है? उसने पूछा। और ने उस शब्द की ओर इशारा किया और कहा, यह हाईलैंडर है, जो कि फेन पॉटर किंगडम की आधिकारिक भाषा है। इंटिस की तरह ये भी प्राचीन फेसैक से आती है। इसका मतलब है? और एक पल के लिए रुकी, फिर गंभीर आवाज में बोली, बचाओ। बचाओ? लूमियन आश्चर्य में चिल्ला पड़ा। भेड़ें हमसे मदद मांग रही हैं। और ने संक्षेप में स्वीकार किया, मुझे संदेह है कि वो वास्तव में भेड़ें नहीं थी, वे शायद इंसान थे। इंसान? लूमियन ने सदमे में पूछा। ये उसके ज्ञान के दायरे से बाहर था। पहले लूमियन ने केवल ये सोचा था कि वो तीनों शीप बुद्धिमान थीं और उनमें इंसानों जैसी भावनाएं थीं। वे किसी मानवीय भाषा में भी माहिर लग रही थीं, लेकिन उसने कभी उन्हें वास्तविक इंसान के रूप में नहीं सोचा था। उसके लिए भेड़ में बदलना केवल काल्पनिक कहानियों में ही होता था। जैसे ही उसने ये कहा, लूमियन अब और हैरान नहीं था। उसे एहसास हुआ कि एक टाइम लूप पहले ही हो चुका था। लोगों के भेड़ में बदलने में इतनी अजीब बात क्या थी? रहस्यवाद की दुनिया में बहुत सारी विचित्र और बेतुकी चीजें थीं। और ने अपने भाई के भ्रम पर गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है कि ऐसी कोई गुप्त कला है जो एक व्यक्ति को भेड़ में बदल सकती है, लेकिन अब सभी विवरण इसी ओर इशारा करते हैं। वास्तव में, लूमियन ने सहमति जताई। उसने जितना इसके बारे में सोचा, उसे उतना ही अधिक महसूस हुआ कि वो तीनों शीप शायद इंसान ही थे। क्या इसका मतलब ये था कि गडरिया पियरे बेरी वास्तव में इंसानों को चरा रहा था? फिर लूमियन ने पूछा, वे नाखून और बाल घर के बाहर क्यों छिपाए गए थे? और ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, ये दरिएज रीजन के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों में से एक है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कई लोग इसके बारे में भूल गए हैं। एक वॉरलॉक के रूप में मैंने इस पहलू का अध्ययन किया है कि क्या मैं कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। फिर उसने समझाया, जब परिवार का कोई सदस्य आत्महत्या करता है या किसी रिश्तेदार द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, या यदि जीवित रहते हुए उनका चरित्र खराब था और पूरे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डाला था, तो मृत्यु के बाद कटे हुए बाल और नाखूनों को घर के बाहर छिपाना पड़ता है, ताकि परिवार का राशिफल प्रभावित न हो और उनके लिए दुर्भाग्य न आए। आत्महत्या या किसी रिश्तेदार द्वारा हत्या। लूमियन ने अचानक कुछ सोचा। पिछले चक्र के दौरान पोन्स बेनेट नारोका के घर में बिना अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के पालन किए हुए दाखिल हुआ था। क्या वो नारोका के बाल और नाखून लेने गया होगा? यदि पॉन्स बेनेट वास्तव में नरोका के बाल और नाखून ले जाने के लिए उसके घर में घुसा था, तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि नरोका की हत्या किसी रिश्तेदार द्वारा की गई थी। आखिरकार नरोका की प्रतिष्ठा अच्छी थी और वो पूरे परिवार का स्तंभ थी। इसके अलावा वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपेक्षाकृत स्वस्थ थी, इसलिए इसकी संभावना कम थी कि उसने आत्महत्या की हो। लूमियन ने जल्दी से अटकलों की एक श्रृंखला बनाई। लेकिन अगर नरोका की हत्या वास्तव में किसी रिश्तेदार ने की थी, तो उसका कारण क्या था? ये देखकर कि उसका भाई गहरे विचारों में डूबा है और काफी समय से कुछ नहीं बोला है, और ने सोचा कि वो इंसानों के भेड़ में बदलने और बेरी फैमिली के किसी सदस्य की हत्या से मृत्यु के विचार से डर गया है, इसलिए उसने उसे प्यार से दिलासा दिया। हालांकि मामला गंभीर है, लेकिन ये अभी हमें प्रभावित नहीं करता है। मुझे ऐसे मामलों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि आप हमेशा वास्तविक मिस्टिसिज्म के संपर्क में आने से रोका जाता है, तो जब आप ऐसी ही किसी चीज का सामना करेंगे तो आपके लिए घबराना आसान होगा। हाल के वर्षों में सुपरनैचुरल इवेंट्स की आवृत्ति बढ़ती जा रही है और मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी अपनी जिंदगी होगी। लूमियन ने मन ही मन प्रतिवाद किया कि उसने कभी नहीं सुना था कि किसी को बड़ा होने पर परिवार छोड़ना पड़ता है। वो महसूस कर सकता था कि इंसानों के भेड़ में बदलने के मामले के कारण मिस्टिसिज्म के संपर्क में आने के प्रति और का रवैया ढीला हो गया है। अगर मैं और मेहनत करूं तो मैं सीधे उसे बता सकता हूं कि मैं एक बियॉन्डर बन गया हूं। लूमियन ने सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाता, और ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। अब जाकर अपना सामान पैक करो, हम नॉवेल वीकली के निमंत्रण का उपयोग करके तुरंत कोर्डू छोड़ देंगे। हम वाकई भाग्यशाली हैं। उन्होंने हमें महत्वपूर्ण समय पर एक टेलीग्राम भेजा ताकि हम बिना किसी संदेह के खुलेआम जा सके। जब हम अपनी यात्रा पर होंगे तो मैं तुम्हें कुछ सच्चा मिस्टिसिज्म सिखाऊंगी, लेकिन बियॉन्डर बनने के बारे में सोचना भी मत, ये बहुत खतरनाक है। लूमियन ने मन ही मन बुदबुदाया, हम भाग्यशाली नहीं हैं। मैंने टेलीग्राम भेजा था क्योंकि मैंने समस्या का पता लगा लिया था। हमें इसी साइकिल में उत्तर मिला, लेकिन वो प्रसन्न था कि उसकी बहन अभी भी वही निर्णायक व्यक्ति थी। हालांकि उसे नहीं लगा कि वे सफलतापूर्वक कोर्डू विलेज छोड़ पाएंगे या लूप से बच पाएंगे, लेकिन उसे कोशिश करनी ही थी। क्या हम उन 3 लोगों को बचाने नहीं जा रहे हैं? लूमियन ने पूछा, और ने अपना सिर हिलाया।
ये हमारे और पियर बेरी के बीच संघर्ष को ट्रिगर कर सकता है और मुझे यकीन नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली है या उसके पास कितने मददगार हैं। बिना कुछ जाने दूसरों को बचाना बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि अधिकारियों को ये करने दिया जाए, ये उनका कर्तव्य है। जब हम डारिएज पहुंचेंगे और स्टीम लोकोमोटिव टिकटें खरीदेंगे तो हम अधिकारियों को एक गुमनाम पत्र भेजेंगे और उन्हें इसे संभालने देंगे। लेकिन क्या होगा अगर वे हम पर विश्वास नहीं करेंगे? लुमियन ने जानबूझकर दबाव डाला। और मुस्कुराई। मिस्टिसिज्म के मामले में तुम वास्तव में अनपढ़ हो। पत्र में हम लोगों को भीड़ में बदलने के मामले का स्पष्ट वर्णन करेंगे। वे स्वाभाविक रूप से डिविनेशन करने के लिए प्रोफेशनल्स को ढूंढ लेंगे। भले ही उन्हें कोई विस्तृत रहस्योद्घाटन ना मिले, वे ये पता लगा लेंगे कि कॉर्डू में बारे में कुछ असामान्य है। समझ गया, लुमियन ने कहा और वो अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर चला गया। कुछ ही देर बाद दोनों भाई बहन एक एक भूरे रंग का सूटकेस लेकर नीचे आए। और ने दरवाजे के बाहर देखा और कहा, चलो मैडम पुआलिस के पास चलते हैं और डारिएज तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचने के लिए उनकी कैरेज उधार मांगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को कोर्डू विलेज से डारिएज तक पूरी दोपहर पैदल चलना पड़ता था। एक हंटर के रूप में लुमियन को इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन और की नजरों में वो अभी तक एक बियॉन्डर नहीं था। अपनी बहन के सामने कबूल करने के अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करने पर हिचकिचाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके लिए कोर्डू से बचना असंभव था। वे इसके बजाय मैडम पुआलिस के घर में सुराग खोजने के अवसर का लाभ उठा सकता था। लुमियन ने संक्षेप में एडमिट किया, करूंगा, और अपनी बहन के सूटकेस को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ में सामान के 2 टुकड़े लेकर वो दरवाजे की ओर चल दिया। और ने संतोष और राहत में सिर हिलाया, लेकिन फिर वो उलझन से बोली, तुम्हारी शक्ति बढ़ गई है, तुम इसे इतनी आसानी से उठा रहे हो। वो अवचेतन रूप से अपना दाहिना हाथ उठाना और अपनी आंखों के किनारों को रगड़ना चाहती थी, लेकिन लुमियन जा चुका था। वे केवल हार मान सकती थी और जल्दी से पीछे चल सकती थी। एडमिनिस्ट्रेटर के निवास के रास्ते में कई ग्रामीणों ने और को अपना सामान लेकर देखा और जिज्ञासुकृत स्थिति के बारे में पूछा। और जिसके पास एक वैध कारण था, इस बारे में बहुत शांत थी। दूसरी ओर लुमियन विभिन्न ग्रामीणों से निपटने के लिए 7-8 कहानियां लेकर आया। कुछ और को इंटेस लीजन ऑफ ऑनर मेडल मिलने और सम्मानित होने के लिए ट्रियर जाने के बारे में, कुछ उसे ट्रियर नॉर्मल कॉलेज द्वारा विशेष रूप से भर्ती किए जाने और मैट्रिकुलेटेड होने के बारे में, या कुछ और के शेयरों में निवेश करने से दिवालिया हो जाने और उसके लेनदारों के उसके दरवाजे पर दस्तक देने के बारे में, जिससे उसके पास अन्य स्थानों पर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अज्ञानी ग्रामीण ये सुनकर दंग रह गए, लेकिन लुमियन की प्रतिष्ठा के कारण होश में आने के बाद उन्होंने उस पर विश्वास नहीं करने का निर्णय किया। कुछ ही देर बाद दोनों भाई बहन काली इमारत के सामने पहुंचे, जिसे एक प्राचीन कासल में बदल दिया गया था। 2 ऊंचे टावरों की ओर देखते हुए लुमियन मुस्कुराया और बोला, मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या है। और क्या तुम कभी अंदर गई हो? मैं किसी और के घर के आसपास क्यों भटकूंगी? और ने अपने भाई की ओर देखते हुए अपनी आंखें घुमाई। लुमियन धीरे से बुदबुदाया, मुझे लगा था कि मैडम पुआलिस आपको कासल का दौरा करने के लिए आमंत्रित करेंगी। क्या ऐसे लोग जिनके पास बड़ा घर और कीमती संग्रह होता है अपने मेहमानों को उसे दिखाना पसंद नहीं करते? वहाँ देखने के लिए क्या है? और की आवाज और भी कोमल होती गई जब वे सोच रही थी कि ये उसके कार्यों में कासल के वर्णन में कितनी मदद करेगा। इस बारे में भविष्य में बात करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अभी भी कॉर्डू लौट सकते हैं। फिर वो लुमियन को रंगीन बगीचे के माध्यम से कासल के दरवाजे की ओर ले गई। कुछ कदम चलने के बाद और धीमी हो गई और चारों ओर देखा। उसने उलझन में टिप्पणी की, इस बगीचे के फूल बहुत जल्दी खिल गए। कॉर्डू विलेज पहाड़ों में था और पास ही एक हाईलैंडर पास्चर था। आमतौर पर बसंत की पहली लहर अप्रैल के मध्य से अंत तक ही दिखाई देती है। शायद मैडम पुआलिस के गार्डनर के पास कोई विशेष तरीका होगा। लुमियन ने कहा। उसे याद आया कि मैडम पुआलिस एक असामान्य पाथवे की बियॉन्डर थी और उसे संदेह था कि ये किसी अलौकिक घटना से संबंधित है, लेकिन वो इसे जोर से नहीं कह सकता था। और बस एक कासुकृत टिप्पणी कर रही थी, इसलिए उसने इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा। वे कासिल पहुंचे और उन्हें मैडम पुआलिस से गर्मजोशी से स्वागत मिला। महिला ने आज नीला कॉर्सेट ड्रेस पहना था और अभी भी उसके सीने पर सोने से जड़ा हीरे का नेकलेस लटक रहा था। उसके लंबे भूरे बाल आधे बंधे हुए थे, बाकी नीचे की ओर गिर रहे थे, जिससे वो सामान्य से भी छोटी लग रही थी। वो छोटे बैठक कक्ष में एक आर्मचेयर पर बैठ गई और चुपचाप और के अनुरोध को सुना। वे मुस्कुराई और बोली, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। हे, लुमियन ने मन ही मन मजाक उड़ाया। कौन किसी दोस्त को घटिया विवाह भागीदार मिलवाता है? लेकिन उसने जल्दी ही देखा कि मैडम पुआलिस उसकी चमकीली भूरी आंखों में मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देख रही थी। वो अचानक उनकी पिछली बातचीत याद आई और वो असहज महसूस करने लगा। ठीक है, और ने बेबसी से कहा। हर बार जब वो कैरेज उधार लेती थी तो वो इसके लिए भुगतान करने की पेशकश करती थी, लेकिन मैडम पुआलिस हमेशा मना कर देती थी। इसलिए वो आमतौर पर वापस आते समय महिला के लिए कुछ उपहार लाती थी, जो ना तो महंगे थे और ना ही सस्ते, और कैरेज ड्राइवर को भी टिप देती थी। कैरेज ड्राइवर के तैयार होने का इंतजार करते हुए मैडम पुआलिस ने भाई बहन को अपने शेफ द्वारा बनाई गई कुछ मिठाइयां चखने के लिए आमंत्रित किया। लुमियन ने एक मफिन चखा और चारों ओर देखा।
मिस्टर लंड कहाँ है? लुइस लंड एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट का बटलर था। वो डारिएट से कॉर्डू विलेज तक उसके पीछे आया था। लुमियन के पास सबूत थे कि उसका गांव की एक महिला के साथ संबंध था और उसने कासिल की कुछ वस्तुएं गुप्त रूप से बेच दी थी। इसी तरह उसे ये खबर मिली कि मैडम पुआलिस पादरे की मिस्ट्रेस है। कैथेड्रल में पादरे और मैडम पुआलिस को संबंध बनाते हुए अचानक देखना ये विदेशियों के लिए एक झूठ था। इस समय लुमियन लुइस लंड को कोसने के लिए उसे ढूंढ रहा था। कह रहा था, तुम कमीने, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैडम पुआलिस एक वॉरलॉक है? मैडम पुआलिस ने आप भरी। लुइस बीमार है, वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। बीमार? किसी कारण से लुमियन को लगा कि कोई समस्या हो सकती है। जब उसकी बहन मैडम पुआलिस से बातें कर रही थी तो उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, लिविंग रूम से बाहर निकला और सीधे सीढ़ियों की ओर चला गया। ये कैसल विशाल था और जोड़ा अपने साथ बहुत अधिक नौकर नहीं लाया था। ये हर जगह खाली लग रहा था और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर चलते समय गूंज भी सुनी जा सकती थी। इसने लुमियन को घुसपैठ करने के लिए बेहतर स्थितियाँ दी। अपनी शक्तिशाली इंद्रियों पर भरोसा करते हुए वो आसानी से एक वैले और एक मेड से बच निकला। हल्के कदमों के साथ वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा और उसे लुइस लंड का कमरा मिल गया। उसे दरवाजा खटखटाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाया और लकड़ी पर अपना कान सटाया। आह आह। कमरे से एक आदमी के दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। क्या वो सच में बीमार है? ये काफी गंभीर लगता है। लुमियन ने एक पल के लिए सोचा और एक तरफ चला गया। उसने अन्य नौकरों के दरवाजे खोले। मिस्टर बियोस्ट और मैडम पुआलिस तीसरी मंजिल पर रहते थे। कमरे में भागने के बाद उसने धीरे से लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ कुछ कदम चला और कांच की खिड़की को धक्का देकर खोल दिया। लुमियन ने नीचे देखा और देखा कि आसपास कोई नहीं था। उसने तुरंत दोनों हाथों से खुद को सहारा दिया और फुर्ती से पलट गया। कैसल की बाहरी दीवार पर लटक गया। फिर वो एक जंगली बिल्ली की तरह हल्के से उछला और चुपचाप बटलर लुइस लंड की खिड़की पर उतर गया। लुमियन कांच की खिड़की के किनारे पर खड़ा था, अपना शरीर घुमाया और गुप्त रूप से कमरे के अंदर झांका। उसने लुइस लंड को बिस्तर पर नग्न लेटे हुए देखा। उसका पेट फूला हुआ था, जिससे ये आभास हो रहा था कि वो किसी भी क्षण फट सकता है। ये देखकर कि बटलर के काले बाल पसीने से भीगे हुए थे और उसका चेहरा दर्द से मरोड़ रहा था, लुमियन समय समय पर उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर अपनी भौएं सिकोड़ने से नहीं रोक सका। ये किस तरह की बीमारी है? ये डरावना लग रहा है। एक पेट वास्तव में इतना बड़ा हो सकता है? इस क्षण 40 के दशक की एक महिला लुइस लंड के बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके भूरे बाल और भूरी आंखें थीं। वो सुंदर थी और उसके चेहरे पर बहुत अधिक झुर्रियां नहीं थी। उसने एक मैट मेले सफेद रंग की पोशाक पहनी थी और वो लुइस लंड पर उत्तेजित होकर चिल्ला रही थी, जल्द ही, जल्द ही, जल्द ही क्या होने वाला है? जैसे ही ये विचार लुमियन के दिमाग में कौंधा, उसने एक चीख सुनी और देखा कि कोई चीज लुइस लंड के पेट को ऊपर उठा रही है। पलक झपकते ही वो जगह फट गई। लुइस लंड का पेट फट गया था। एक नन्हा खून से लथपथ हाथ बाहर निकला। पैदा हो गया, पैदा हो गया, महिला खुशी से चिल्लाई। फिर वो नीचे झुकी और लुइस लंड के पेट से एक झुर्रीदार, गंदा और खून से लथपथ बच्चा बाहर निकाला। लुमियन दंग रह गया। टाइम लूप और ह्यूमंस बिकमिंग शीप की तुलना में उसके सामने का दृश्य कम चौंकाने वाला नहीं था। इसने लुमियन को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी आईज, माइंड और स्पिरिट गंभीर रूप से दूषित यानी टेंटेड हो गई हों। अगर उसे पहले से पता होता कि वो ऐसी चीज का गवाह बनेगा तो वो निश्चित रूप से अपने कार्यों को छोड़ देता। ये क्या बकवास चल रही है? लुइस लंड स्पष्ट रूप से अभी भी एक मैन है। वो किसका बच्चा ले जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर का या मैडम पुआलिस का? क्या ये मिस्टिसिज्म की दुनिया है? औरोर ने मुझे मेरी अपनी भलाई के लिए इसके संपर्क में नहीं आने दिया। एक पल के लिए लुमियन के विचार अव्यवस्थित थे और उसका मन अराजकता की स्थिति में था। वो चाहता था कि वो अपनी आईज बाहर निकाल ले और जो उसने देखा था उसे जबरन भूल जाए। वाह वाह वाह! उस बेबी ने जिसे लुइस लंड ने जन्म दिया था रोना शुरू कर दिया, जिससे उस गंदे डिलीवरी रूम में एक तुरंत ही होली ऑरा आ गया। ये एक नए जीवन की सुंदरता थी। लुमियन जो खिड़की के बाहर छिपा था ने सीधे मानव उत्पत्ति की खुशी का अनुभव किया। बेशक इसके अलावा अजीब, बेतुका, गंदा और बेसुरा एहसास और भी स्पष्ट हो गया। लुमियन आखिरकार होश में आया और अब चेतन रूप से फिर से कमरे के अंदर देखा। ग्रेश व्हाइट ड्रेस वाली महिला द्वारा बेबी को पहले ही लुइस लंड के पास एक व्हाइट सिल्क क्लॉथ पर रख दिया गया था। बेबी एक बॉय था और वहाँ मिल्की व्हाइट फैट से ज्यादा खून था, लेकिन इसके अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था। वो एक साधारण न्यूबॉर्न की तरह दिख रहा था। लुमियन ने 2 सेकंड और देखा और महसूस किया कि बेबी बॉय की 10 उंगलियां मुड़ी हुई थीं। उसके नेल्स बहुत लंबे थे, जैसे किसी पक्षी के पंजों की तरह। अभी अभी उसने इन हाथों का इस्तेमाल लुइस लंड के पेट को फाड़ने के लिए किया था। दूसरी ओर लुइस लंड अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। लुइस लंड के पेट के घाव को अभी तक सिला नहीं गया था और खून रिस रहा था। कोई अस्पष्ट रूप से किनारे पर दबी हुई आंतों और मांस के रंग की झिल्ली से ढकी एक अजीब पक्षी के घोंसले जैसी चीज देख सकता था।
जैसे ही महिला ने बेबी को रेशम में लपेटा, उसने एक सिलाई की सुई और कैटगट उठाया और कराहते हुए लुइस लंड के घाव को सिलते हुए मंत्रोच्चार करने लगी। ये तुम्हारे लिए काफी आसान था। पिछली बार जब मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया था तो उसे दर्दनाक माना जाता था। लूमियन की चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी फड़क उठीं। उसने महसूस किया कि उसकी आईज, ब्रेन, माइंड और स्पिरिट प्रभावित होने के बाद उसके कान भी दूषित हो गए थे। उसने अपनी नजर पीछे हटाई। उसे वहां से निकलना था, जल्दी। वो वापस उसी खिड़की पर कूदा जहां से वो आया था और कमरे में पलट गया। खिड़की बंद करने के बाद वो दरवाजे से बाहर निकला और सीधे सीढ़ियों की ओर चल दिया। एक मेल सर्वेंट से बचने के बाद लूमियन ने दबे पैर चला और जल्दी ही हॉल में लौट आया। तुम कहाँ गए थे? अचानक उसके कानों में एक थोड़ी चुंबकीय और कोमल आवाज गूंजी। लूमियन के हंटर सेंसेस के बावजूद उसने महसूस नहीं किया कि कोई सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। वो मुड़ा तो उसने ब्लू कॉर्सेट में मैडम पुआलिस को देखा। उसके बाल आधे बंधे हुए थे और उसकी चमकीली भूरी आंखें उसकी आकृति को प्रतिबिंबित कर रही थीं। मैडम के चेहरे पर अब स्माइल नहीं थी। उनकी आंखों ने लूमियन की आकृति को एक तीक्ष्ण तीव्रता से दर्शाया। लूमियन का दिमाग तनावग्रस्त हो गया। वो डरा हुआ था लेकिन जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार था। और एक बगल के कमरे से दिखाई दी और पूछा, तुम कहाँ गए थे? कैरेज एंट्रेंस पर इंतजार कर रही है। एक समान स्थिति में होने के कारण अनुभवी लूमियन ने आधा सच बोला। क्या मैडम पुआलिस ने नहीं कहा था कि मिस्टर लंड बीमार है? मैंने मिस्टर लंड के साथ ड्रिंक्स की थी और उनसे मिलने जाना चाहता था, लेकिन ये कैसल बहुत बड़ा था, मुझे उनका कमरा नहीं मिला। और ने सिर हिलाया और कहा, तुम सीधे मैडम पुआलिस से पूछ सकते थे। तुम्हें इसे हमसे छिपाने की जरूरत नहीं है। ये बुरी बात नहीं है, मेरी गलती है, मुझे माफ करें। लूमियन ने ईमानदारी से मैडम पुआलिस की ओर देखा। ऊपर का दृश्य देखने के बाद लूमियन इस लेडी से घृणा से ज्यादा डरा हुआ था। वो तब राहत महसूस कर रहा था जब वो आखिरकार मुस्कुराई। अब पहले की तरह गंभीर नहीं थी। तुम्हारी दयालुता के लिए मुझे लंड की ओर से तुम्हें धन्यवाद देने दो, लेकिन उनका स्वास्थ्य सबसे अच्छा नहीं है। वो दूसरों के सामने उस अशोभनीय तरीके से दिखाई देने के इच्छुक नहीं है। ये वास्तव में अशोभनीय है। लूमियन ने चुपचाप उनकी बातों को दोहराया। क्या हम कैरेज पर सवार हों? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आरोर ने मैडम पुआलिस से कहा। लूमियन ने मैडम पुआलिस को बारीकी से देखा। डरा था कि वो उन्हें और देर तक रुकने का कोई रास्ता बना लेंगी। अगर उसने ऐसा किया तो इसका मतलब ये हो सकता था कि उसने महसूस कर लिया था कि लुइस लंड के साथ कुछ हुआ था। हालांकि लूमियन को लगता था कि अपनी बहन से मिलने के बाद उनकी संयुक्त शक्ति मैडम पुआलिस के खिलाफ लड़ सकती थी, लेकिन ये उनका कैसल था जो उनके नौकरों से घिरा हुआ था। ये एक हंटर के लिए सबसे खराब शिकार का परिवेश था। मैडम पुआलिस ने सिर हिलाया और की ओर देखकर मुस्कुराई। मैं ट्रायर से द्वारा लाए जाने वाले उपहारों का इंतजार करूंगी। मैं हमेशा वहां के ट्रेंड्स के लिए तरसती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक सरप्राइज दे सकूंगी, और ने जवाब दिया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो कभी कोडू विलेज लौटेंगी। उसे बस दिखावा बनाए रखने की जरूरत थी। मैडम पुआलिस अपनी लेडीज मेड कैथी के साथ भाई बहन को दरवाजे तक छोड़ने आई और उन्हें 4 सीटर कैरेज में बैठता देखा। हट्टे कट्टे भूरी दाढ़ी वाले कैरेज ड्राइवर ने गहरे लाल कपड़े, पीली पैंट और एक मोम वाली टोपी पहनी थी। वो एक शहर के प्रोफेशनल कोचमैन की तरह लग रहा था, सिवाय इसके कि उसने टाई नहीं पहनी थी। ये एडमिनिस्ट्रेटर बीऑस्ट का एक अनिवार्य अनुरोध था। और ने ड्राइवर से माफी मांगी। आपको कष्ट देने के लिए खेद है, उसने दरवाजा बंद करने से पहले कहा। ड्राइवर का नाम स्यूवेल था और उसकी आंखें इंटिस रिपब्लिक में सबसे आम नीली आंखें थीं। वो और की विनम्रता से खुश था और डारिएज पहुंचने पर मिलने वाली टिप का इंतजार कर रहा था। मैडम, मिस्योर, कसकर बैठिए। उसने अपना चाबुक उठाया और घोड़ों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। जैसे ही कैरेज कोडू विलेज से गुजरी, वो अचानक रुक गई। लूमियन का दिल धड़क उठा, ये जानते हुए कि उनकी यात्रा सुमूद और ईजी नहीं होगी। क्या हुआ? उसने ड्राइवर स्यूवेल से पूछा। स्यूवेल ने समझाया, मैडम ने कल नरोका को जुनाक विलेज भेजने का वादा किया था। मुझे चिंता है कि डारिएज पहुंचने के बाद मैं समय पर वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैंने रास्ते में उसे लेने के बारे में सोचा। चिंता ना करें, इससे कोई देरी नहीं होगी। जुनाक विलेज कोडू विलेज की तुलना में डारिएज के करीब था। वहां पहले जाना वास्तव में और लूमियन के पहुंचने के अनुमानित समय को प्रभावित नहीं करता। और के पास ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि ये उसकी कैरेज नहीं थी, इसलिए उसने नहीं किया। लूमियन को नरोका की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। पिछले चक्र में उसकी संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई थी, संभवतः किसी रिश्तेदार के हाथों। ये पादरी के समूह से संबंधित था। स्यूवेल नरोका के घर के अंदर गया और फिर उसकी बाहर आने में मदद की। नरोका हमेशा से अलग थी। उसने उत्तम पैटर्न वाली एक लंबी काली ड्रेस और एक गहरी बॉनेट पहनी थी। उसके विरल पीले बाल सावधानी से संवारे गए थे। हे मेरे छोटे पत्ता गोभी, तुम कहाँ जा रहे हो? नरोका ने खुशी खुशी पूछा जब वो कैरेज में चढ़ी। उसका चेचक के दाग और झुर्रीदार चेहरा न छिपने वाली खुशी से भरा था।
और उसकी पहले की थोड़ी धुंधली आंखें बहुत अधिक एनर्जेटिक थीं। औरोर ने उसे सच बताया, मैं ट्रायर एक ऑथर सलोन में शामिल होने जा रही हूँ और लूमियन को वहाँ की यूनिवर्सिटीज देखने के लिए भी ले जा रही हूँ। औरोर ने नरोका से पूछा कि आपको कोई निमंत्रण मिला है। जबकि एक विधवा के रूप में नरोका के लिए काले कपड़े पहनना सामान्य था, वो ये पोशाक केवल त्योहारों, भोजों और अपने दिवंगत पति की बरसी के दौरान ही पहनती थी। नरोका आशान्वित दिख रही थी, हाँ, कुछ लोगों से मिलने के लिए। लूमियन ने चुपचाप नरोका का अवलोकन किया, ये देखने की कोशिश की कि क्या वो उससे कुछ पता लगा सकता है। कैरेज फिर से चलने लगी, कॉडू विलेज को पीछे छोड़ते हुए। औरोर बीच बीच में नरोका से बातें करती रहीं, कैरेज के बाहर नजर रखते हुए। औरोर को चिंता थी कि उनके अचानक चले जाने से संदेह पैदा हो सकता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, लूमियन ने नरोका के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वो पहले की तुलना में बहुत अधिक पीली दिख रही थी और उसकी आंखों में उनकी सामान्य जीवंतता की कमी थी। वो तभी बोलती थी जब उससे बात की जाती थी। ये बिल्कुल उस नरोका के समान था जिसे लूमियन ने पिछले चक्र के दौरान आधी रात में देखा था। लूमियन ने औरोर का ध्यान खींचने के लिए सावधानी से उसका हाथ खींचा। औरोर उसकी ओर मुड़ी, चुपचाप पूछा कि क्या बात है। लूमियन ने सावधानी से नरोका की ओर इशारा किया और उसके हथेली पर एक क्रॉस बनाया, एक प्रतीक जिसे औरोर अक्सर अपनी स्क्रिप्ट में गलती को इंगित करने के लिए उपयोग करती थी। उसने इसका उपयोग नरोका की चिंताजनक स्थिति को संदर्भित करने के लिए किया। औरोर क्षण भर के लिए दंग रह गई, लेकिन जल्दी से समझ गई कि लूमियन का क्या मतलब था। उसने अपना ध्यान नरोका की ओर लगाया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। औरोर ने अपने मंदिरों की मालिश करने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे उसकी हल्की नीली आंखें काली और गहरी हो गईं। सिर्फ एक नजर के साथ औरोर की सुनहरी भौहें तन गई और वो थोड़ा पीछे झुक गई, जैसे उसे किसी चीज ने मारा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मंदिरों की मालिश की, जैसे वो थकान और दर्द महसूस कर रही हो। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो औरोर लूमियन की ओर मुड़ी और कहा, जब हम दारियज पहुंचेंगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा साथ मत छोड़ना। उसका लहजा गंभीर था और लूमियन तुरंत समझ गया। वो जानता था कि अगर कुछ होता है तो उसे अपनी बहन का बारीकी से अनुसरण करना होगा, वो इसे संभाल लेगी। उसने सर गंभीरता से हिलाया और बाद में औरोर को अपनी हालिया बियॉन्डर पावर्स के बारे में बताने का फैसला किया। औरोर ने अपना ध्यान वापस नरोका की ओर लगाया और पूछा, क्या आप वाकई जुनक जा रही हैं या कहीं और? वो चिंतित थी कि एक अप्रत्याशित पड़ाव चीजों को और मजाकिया बना सकता है। किसी ऐसे वातावरण में लड़ने से बेहतर था जिसका दूसरा पक्ष अनुमान लगा रहा हो। नरोका की नजर खाली थी और उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं जुनक नहीं जा रही हूँ, मैं पारामिता जाना चाहती हूँ। जैसे ही वो बोली, लूमियन ने देखा कि कैरेज की खिड़की के बाहर असामान्य रूप से अंधेरा हो गया। तो यहीं पर आज के इस पार्ट का एंड होता है। इन चैप्टर्स में हमने साफ देखा कि कहानी अब प्रिपरेशन मोड से निकलकर ग्रेजुअल कमिटमेंट की तरफ बढ़ रही है। लूमियन के सामने अब चॉइसेस हैं, लेकिन वे चॉइसेस खुले नहीं हैं। हर रास्ता किसी न किसी कॉन्सिक्वेंस के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ डेंजर हमेशा सामने खड़ा नहीं होता। कई बार वो पीछे रहता है, ऑब्जर्व करता है और सही वक्त का इंतजार करता है। यही चीज सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी को अलग बनाती है। यहाँ थ्रेट अक्सर एक्शन से पहले ही मौजूद होता है। अगले पार्ट में चीजें और टाइटन होंगी। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं जो लूमियन की स्थिति को और भी कॉम्प्लेक्स बना देंगे और कहानी का पेस धीरे धीरे तेज होने लगेगा। अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया तो कमेंट में बताना कि कौन सा मोमेंट तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और अगर ऐसी डिटेल्ड स्लो बर्न एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी और गहराई से अपना असर दिखाएगा।